बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सनान। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजूद बहस है, यकीनन उस पर बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें होती हैं, मुख्तलिफ अवेयरनेस और आगाही से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो कैंपेन्स वगैरह का भी आगाज़ किया गया है। और बिलखसूस इस साल इसमें बहुत तेज़ी देखी गई है। यकीनन मैं बात कर रही हूँ HIV वायरस यानी कि एड्स के हवाले से। और एड्स के आलमी दिन पर इसका मकसद वाज़े हो जाता है कि इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि इससे मुतालिक शऊर, आगाही, अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। HIV वायरस को फैलाने से कैसे रोका जा सकता है, इसके फैलाव को रोकना क्यों ज़रूरी है, और बिलखसूस इसके हवाले से ये जानना कि ये किस तरह से एक इंसान को मुतासिर करता है, इंसान के जिस्म में किस तरह से मुंतकिल होता है ये वायरस, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन होगी कि इसके फैलाव को रोकने के लिए हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, और बिलखुसूस अगर इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है तो फिर हमें भी इंडिविजुअल लेवल पर किरदार अदा करना होगा। कलेक्टिवली हमने एफर्ट करनी है। वो एफर्ट्स क्या हैं आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि HIV वायरस के जो मुंतकिली है इंसानी जिस्म में, बिलखसूस इंतकाल खून के दौरान किन किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है ताकि इस वायरस के फैलाव को रोकने में हम जो है वो कामयाब हो सकें। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार है, मेडिकल स्पेशलिस्ट। वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, और आपने इनिशिएटिव लिया है कि हम आवाम को आगाह करें क्योंकि इसके केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, और इसी हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि HIV वायरस और एड्स, क्या ये दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है या मेडिकल में इनमें कोई फर्क है? जो HIV है वो वायरस का नाम है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इस वायरस के रिजल्ट के तौर पर जो बीमारी आपको होती है उसे एड्स कहते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कि दिस इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अलामात जो है वो मुख्तलिफ जब एक बीमारी की शक्ल में जाहिर होती है तो उसे एड्स कहते हैं, और बीमारी की वजह जो वायरस है वो HIV का वायरस है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसके साथ ये भी बताएं, जिस तरह से आपने कहा कि इंसानी जिस्म में जब ये मुंतकिल होता है वायरस तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को मुतासिर करता है, कौन कौन से इंसान के जिस्म में ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं और कितना खतरनाक और मोहलिक साबित होता है ये? देखिए, ये एक ऐसा वायरस है जिसकी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है। ये जैसे एड्स का अगर आप नाम लें तो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, तो ये जिसम की कुव्वत मुदाफियत पे असर करता है, जिसकी वजह से जिस्म से बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत खत्म हो जाती है और मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन जिस्म पर हमला आवर हो जाती हैं। सो ये बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, आंखों को इफेक्ट कर सकता है, हमारी स्किन को इफेक्ट कर सकता है, फेफड़ों को इफेक्ट कर सकता है, जिस्म के और हिस्सों के अंदर कुव्वत मुदाफियत की वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ये तकरीबन जिस्म के तमाम हिस्सों को मुतासिर कर सकता है। सही, जिस तरह की डॉक्टर साहब आप भी कह रही हैं कि ये जिस्म के तमाम हिस्सों को मुतासिर कर सकता है, मुख्तलिफ जगहों पर इन्फेक्शन जो है वो आ सकती हैं। तो हमें ये बताइए, क्या ये कैंसर की तरह इसके सिस्टम जो है सिम्टम्स होते हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स, बेसिक अलामात होती क्या है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि इस इंसान को HIV वायरस इसके जिस्म में मुंतकिल हो गया है और ये एड्स का मरीज है? देखिए, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत वेरिएबल है। कुछ लोगों में तो ये एसिम्प्टोमेटिक या लेटेंट फेज में रहता है जिसमें अलामात कोई भी नहीं आती, लेकिन ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस जो है वो आपके जिस्म में मौजूद है, और अंदर से आपके जो वाइट सेल्स हैं जो कि खून के वो खुलिये होते हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफियत में हेल्प करते हैं, उन पर असर करता है। जब उनकी तादाद कम होने लग जाती है तो बीमारी जो जिस्म में बीमारी से लड़ने की ताकत है वो सलाहियत खत्म हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुतासिर होने शुरू हो जाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस हिस्से को मुतासिर कर रहा है, सिम्टम्स उसके हवाले से आते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में यूजुअली लोगों को फीवर होता है, फ्लू हो सकता है, कफ हो सकती है। लॉन्ग टर्म में लोगों को क्रॉनिक डायरिया रहता है। इसके अलावा जिस्म गिल्टियां बन सकती हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, जिस्म पर कोई जख्म बन सकते हैं जो ना भरे, फेफड़ों की इन्फेक्शन नमोनिया के तौर पे जाहिर हो सकता है। सो हर स्टेज की मुख्तलिफ अलामात हैं और उसके हिसाब से ही ये बीमारी प्रेजेंट करती है।
ठीक है डॉक्टर साहब, इसके साथ हमें ये भी बताइए कि इसके मेन कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, वजूहात क्या है कि जिसके बिना पर ये वायरस जो है वो इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। देखिए, जो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो दो मेजर रूट्स हैं। ठीक है। एक तो मेजर रूट है वो खून की इंतकाली से है, और यानी हम्म। कि जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई है या कोई डेंटल प्रोसीजर्स में या किसी सर्जरी में जो आलात यूज हुए हैं वो प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड नहीं थे, या आपने जो सिरिंज यूज की है वो डिस्पोजेबल नहीं थी और वो रीयूज हुई है, या कोई बॉडी पे पियर्सिंग या टैटूइंग हुई है और वो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट से हुई है, तो ये जिस्म में मुंतकली का बायस बन सकता है। इसके अलावा दूसरा रूट है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रूट है, ठीक है। जिससे ये मर्द से मर्द और मर्द से औरतों में भी ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर वो आलात स्टरलाइज नहीं हैं तो भी इसकी मुंतकिली के चांसेस हैं, हम इसको किस तरह से जज कर सकते हैं या इस पर किस तरह से हम जो है वो जांच सकते हैं कि आया ये आलात स्टरलाइज हैं प्रॉपर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ख़वातीन में मुख्तलिफ ऑपरेशंस या सर्जिकल प्रोसीजर्स आए दिन, हमारा ये मामूल है कि आए दिन हम डेंटल प्रोसीजर्स भी करवा रहे होते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई प्रोसीजर यू आर अबाउट टू अंडरगो अ प्रोसीजर, तो ये आपका राइट है कि आप जांचें कि जो आलात आप पर यूज किए जा रहे हैं या तो वो डिस्पोजेबल हों, यानी कि किसी और पर पहले इस्तेमाल नहीं हुए, या अगर डिस्पोजेबल नहीं है तो उन्हें प्रॉपरली स्टरलाइज किया गया है। हॉस्पिटल्स में स्टरलाइजेशन के इंतजामात मौजूद होते हैं। जो बिगर सेंटर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जांच भी करवाते हैं और उनको स्टरलाइज भी करते हैं बिफोर एनी सर्जरी और एनी प्रोसीजर। लेकिन ऐसी जगहें जो पे जहां क्वालिफाइड लोग नहीं हैं या जहां स्टरलाइजेशन का मेयार अच्छा नहीं है, उनमें आपको हमेशा डाउट रहता है। इसलिए आपकी ये तसल्ली होना बहुत जरूरी है। आप यू शुड इंक्वायर, आप जिससे प्रोसीजर करा रहे हैं उनसे या तो डिस्पोजेबल आलात यूज करने का कहें या फिर उनकी स्टरलाइजेशन को इंश्योर करें। एक और रूट भी है जो हमारे मर्दों में ज्यादा देखा जाता है, वो बार्बर शॉप्स के थ्रू है। जो आप शेव करा रहे हैं उसका जो ब्लेड है वो भी डिस्पोजेबल होना चाहिए। अगर वो आप डिस्कार्ड कर दें अपने इस्तेमाल के बाद और मेक श्योर करें कि वो रीयूज नहीं हो रहा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ट्रांसमिशन का, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूंगी कि अगर कोई हामला खातून है तो कितने % चांसेस हैं कि अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे में ये ट्रांसफर हो सकता है? जो हामला खवातीन हैं उनसे बच्चों में ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी होती है, और अराउंड 0.3% खवातीन के अंदर जो हामला हो और उन्हें HIV हो, वो वायरस ट्रांसफर भी हो सकता है जो बेबी बॉर्न हो रहे हैं उनमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप ART, जिसे हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते रहे, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दवाइयां हैं जो इस वायरस के खिलाफ काम करती हैं। अब लोगों का आमतौर पर तासुर ये होता है कि हमल के दौरान कोई भी दवाई नहीं देनी, लेकिन ये उन दवाइयों में से है जो जरूरी है खवातीन को लेना अगर वो HIV पॉजिटिव है और हमल में इनकी मुमानियत नहीं है, बल्कि इनको कैरी ऑन करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि हमने आपसे जाना कि कॉजेस क्या हैं, अलामात क्या हैं, इसी के साथ साथ हमें ये बताइए इसका तशखीस का अमल कैसे मुमकिन बनाया जाता है, कैसे डायग्नोज किया जाता है कि ये इंसान HIV पॉजिटिव है? देखिए, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास खून के टेस्ट मौजूद हैं, जिसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। किसी वायरस की तशखीस करनी होती है तो हम 2 टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसमें वायरस को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, या फिर वायरस के किसी पार्ट जिसे हम एंटीजन कहते हैं उसकी टेस्टिंग कर ली जाए। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिससे आप डायरेक्टली ब्लड में से वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो PCR या एंटीजन टेस्टिंग से ये आपके पास डायग्नोसिस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लेकिन इस वायरस की जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म का कुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबॉडीज जो है ये भी टेस्ट हो सकती हैं, लेकिन ये तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लेती हैं एंटीबॉडीज बनने में। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने किस वक्त कौन सा टेस्ट कराना है। अगर आप एक्सपोज हो गए हैं किसी HIV पेशेंट के साथ, वो फिर नीडल प्रिक की फॉर्म में हो या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की फॉर्म में हो, तो फौरन से टेस्ट करा लें और नेगेटिव आ जाए तो ये नहीं रूल आउट किया जा सकता कि इन्फेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि
एंटीबॉडीज का टेस्ट कुछ टाइम लेता है, ब्लड में इतने टाइटर्स डेवलप हों कि आप उन्हें डिटेक्ट कर सकें। तो अर्ली फेज में हम पीसीआर का टेस्ट करा लेते हैं और 4 से 6 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज का टेस्ट आपको कंफर्म कर सकता है कि आपके जिस्म में ये वायरस मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहबा, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बताइएगा कि इसकी मेडिकेशन क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आम अद्वियात से भी इसका इलाज मुमकिन है, और ये क्योरेबल है भी या नहीं? देखिए, क्योरेबल तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये वायरस जब जिस्म में आ जाता है तो ये जाता नहीं है, लेकिन इसके कंट्रोल के लिए अद्वियात मौजूद हैं और दिन ब दिन साइंस की तरक्की से अद्वियात में बेहतरी भी आ रही है। सो इसके लिए हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं जो मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में दी जाती है, लेकिन ये दवाई आपको लंबे अरसे के लिए और लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है और रेगुलरली लेनी पड़ती है। अच्छी बात ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से HIV और एड्स के सेंटर्स मुख्तलिफ अस्पतालों में कायम किए गए हैं जहां पे तशखीस और इलाज की सहूलत मुफ्त मुहैया है। तो जो लोग HIV से मुतासर होते हैं उनको मेरा मैसेज ये है कि इसके साथ जो एक स्टिग्मा अटैच कर दिया गया है और लोग घबराते हैं एंड दे डू नॉट सीक मेडिकल अटेंशन, ये बहुत डेंजरस है। ये एक खतरनाक वायरस है, ये एक मुहलक बीमारी कॉज करता है और इसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस मुतालिक जैसे ही आपको पता चले कि खुदा ना खास्ता अगर आपको HIV है तो आप फौरन इस सेंटर के अंदर राब्ता करें। वहां पे आपको काउंसलर गाइड भी करेंगे, आपको आपकी तशखीस और इलाज में हेल्प आउट करेंगे एंड द ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि मुख्तलिफ अस्पतालों में HIV के और एड्स के सेंटर्स मौजूद हैं जो कि तशखीस से लेकर इलाज तक एक मरीज की हेल्प करते हैं, लेकिन इससे पहले का जो अमल है जिसमें मरीज ने ये खुद जांचना है कि वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है और उसे कंसल्टेशन की जरूरत है, तो क्या वो मेडिकल स्पेशलिस्ट से राब्ता करे, उससे कंसल्ट करे कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं या ये इन्फेक्शंस मुझे आ रही हैं? क्योंकि हम इससे पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं, आंखें मुतासिर हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मुतासिर हो सकते हैं। तो पहला अमल, पहला स्टेप, इनिशियल स्टेप क्या होगा? लेकिन 2-3 तरह के लोग हैं जिनमें आपको टेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक वो लोग हैं जिनको एक्सपोजर हो गया है, वो दो में हो सकता है। मेडिकल प्रोफेशन से क्योंकि मेरा ताल्लुक है तो मेरे पास बहुत डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल लैब का स्टाफ आता है जिन्हें कोई IV प्रिक हो जाता है जो कई दफा HIV नोन केस का होता है या अननोन स्टेटस होता है एंड देन दे आर अफ्रेड कि वो एक्सपोज नहीं। तो इन लोगों को रेगुलरली अपनी टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। सेकंड ग्रुप ऑफ लोग वो होते हैं जिनका मेडिकल एक्सपोजर तो नहीं हुआ लेकिन उन्होंने कहीं से कोई ऐसी ड्रिप लगवाई है या कोई प्रोसीजर लगवाया है या जहां कहीं से कोई इंजेक्शन लगवाया है एंड दे आर नॉट श्योर कि वो इंजेक्शन जो है वो रीयूज तो नहीं हुआ या कोई ट्रांसफ्यूजन हुई है एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई सर्जरी हुई है और वो फिर दे वांट टू गेट देमसेल्फ टेस्टेड। तो लेबोरेटरीज के अंदर ये टेस्ट की सहूलत मौजूद है और वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनको कोई बीमारी या अलामात आ रही हैं, जैसे रिपीट इन्फेक्शन हो रही है, जिसमें कोई रैश डेवलप हो रहा है, पेट के अंदर कोई मसला हो रहा है, जैसे क्रॉनिक डायरिया के साथ बहुत लोग प्रेजेंट करते हैं, वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं, तो इन लोगों को भी HIV टेस्टिंग की जरूरत होती है। इसके लिए आप मेडिकल स्पेशलिस्ट या इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट से राब्ता करें ताकि वो आपको जज करके अप्रोप्रिएट टेस्ट बता सके और आपकी तशखीस हो सके। जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कोई मुख्तसर सा पैगाम अगर हमारे व्यूअर्स को इस वक्त देना चाहें आप? जी, पैगाम मेरा यही है कि HIV के मुतालिक तासुर ये था कि शायद मगरबी ममालिक की बीमारी है और पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में इसके केसेस नहीं देखे जाते। ये तासुर बिल्कुल गलत साबित होता जा रहा है। वी आर एनकाउंटरिंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन OPD जो कि HIV के साथ हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। आप अगर लाड़काना की बात कर ले, जलालपुर जट्टा के इंसिडेंट्स की बात कर ले, सरगोदा के इंसिडेंट की बात कर ले, और अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें इस्लामाबाद में और फिर पंजाब में जो टेस्टिंग के हवाले से नंबर्स हमारे सामने आए हैं, तो इसमें ये पता चल रहा है व्हाट यू आर सीइंग इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा HIV पॉजिटिव लोग मौजूद हैं और वो ना डिटेक्ट नहीं होंगे और ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो सोर्स ऑफ स्प्रेड है टू द कम्युनिटी। और बिफोर इट्स टू लेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट आवरसेल्फ टेस्टेड। सो अपना HIV का टेस्ट जरूर कराएं और अगर आपका HIV का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसके इलाज में ताखीर मत कीजिए। ये एक
सीरियस बीमारी कॉज करता है, मुहलिक बीमारी कॉज करता है, और इसकी फर्टिलिटी और डेथ रेट बहुत हाई है। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता एक्सपोजर हो गया है, जिसमें आपको शक है कि HIV का एक्सपोजर है, तो इसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मुयस्सर है। अगर आप 72 घंटे के अंदर दवाई इस्तेमाल कर लें, दवाई आपको तकरीबन 4 हफ्ते के लिए लेनी पड़ती है, तो चांस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको ये बीमारी हो। इसलिए अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया है तो फौरन मेडिकल अटेंशन आपको चाहिए। आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से राब्ता करें, अपनी तशखीस और इलाज में ताखीर ना करें, क्योंकि एड्स एक जानलेवा बीमारी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, और उनसे हमने जाना कि HIV वायरस क्या है, ये किस तरह से एक इंसान के जिस्म में मुंतकिल होता है, और उसके बाद ये कितना मुहलिक साबित हो सकता है, कितना खतरनाक है, इसके अलामात क्या हैं, इसकी कॉजेस क्या हैं, इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात भी हमने जानी। उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि ये जानलेवा भी है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।